नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। कानपुर में हुई हिंसा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कानपुर में हाल ही में हिंसा भड़की और इसको लेकर योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए यह सुनाया है आदेश कि उपद्रवियों की संपत्ति जब्त होगी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फैसला कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी को लेकर भारी सुरक्षा के बावजूद कानपुर का माहौल बिगड़ गया। कानपुर के बेगमगंज क्षेत्र में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी से नाराज समुदाय विशेष ने पथरावबाजी की और बमबाजी भी की। बताया भी जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद परेड, नई सड़क और यतीम खाना समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। जुमे की नमाज के बाद दो समुदाय के सदस्य आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर ईंट पथराव चलाने लगे और इस दौरान गोलीबारी भी हुई। उन्होंने यह भी बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हाल ही में टीवी पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नाराज थे और इलाके की दुकानें बंद कराने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल स्थिति काबू में है और पुलिस पूरे इलाके में जबरदस्त गश्त कर रही है। दरअसल यहां बाजार बंद करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए थे और इसीलिए यतीमखाना चौराहे के पास पथराव भी किया गया। ये बाजार बंद नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुस्लिम संगठनों की ओर से बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो जाती है और दो लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश जारी किए हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, चाहे कोई भी हो। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। नितिन, कानपुर में जुमे की नमाज के बाद दो गुटों में भिड़ंत हो गई, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा अंजलि जी, कानपुर की हिंसा पर सीएम योगी सख्त हैं। उपद्रवियों के जितने भी वहां पर हिंसा फैलाने वाले लोग थे उन पर कहीं ना कहीं गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात कही जा रही है और ये भी कहा है सीएम योगी ने ये आदेश जारी कर दिया है कि कानपुर में राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे, राज्यपाल दौरे पर थी और वह खुद वहां पर थे और इस दौरान हुई हिंसा को लेकर काफी सीएम बेहद सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर भी चलाने की तैयारी की जा रही है। उपद्रवियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उपद्रव में अब तक 20 लोगों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। 12 कंपनी और एक प्लाटून पीएसी भेजी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि एडीजी लॉ ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी बताया है कि कानपुर में कुछ लोगों ने दुकानों को बंद करने का प्रयास किया था। इसका विरोध हुआ तो झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रयास किया। उन पर भी पथराव किया गया। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आवश्यक बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया। लेकिन जिस तरह से वहां पर जो गंभीर मामला था, कई लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है पुलिसकर्मी भी बहुत घायल हुए हैं। नितिन, किस किस को चिन्हित किया गया है अभी तक?
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 20 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है वहां पर, और पुलिस ने आक्रमण रोक अख्तियार कर लिया है। संग गलियों में पूरी तरीके से साथ घुसे हुए थे। वीडियो फुटेज आधार पर धरपकड़ की जा रही है, अभियान छेड़ा गया। फिलहाल यतीम खाना चौराहे पर सन्नाटा पसरा हुआ, क्योंकि पूरा मामला जो है वो कानपुर के यतीम खाना चौराहे का, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गलियों में भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं अगर बात कर ली जाए अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर उन्होंने भी तंज कसा है और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को चूक बताया है। तो एक बार ये जरूर कहा जा सकता है कि लगातार जहां बड़े बड़े वीवीआईपी लोग मौजूद थे, उसके बावजूद अगर वो ऐसी घटना सामने आती है तो जरूर शासन प्रशासन एक बहुत बड़ा सवालिया निशाने के घेरे में आता है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करके बताया है कि कानपुर में मामले को लेकर बयान है कि पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता साफ नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कानपुर में अशांति फैलाई जा रही है, जिम्मेदार भाजपा नेता को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये पूरा जो मामला है बताया जा रहा है कि वहां के भाजपा प्रवक्ता की बयानबाजी को लेकर कुछ चल रहा है और पहले से वहां पर पोस्टर चिपकाए गए थे 5 जून को प्रदर्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो पोस्टर लगे हुए थे वो दुकानों को बंद करने की बात कही जा रही थी। उनमें एक पक्ष जो था वो यह कह रहा। बिल्कुल नितिन, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट में बदलाव किए थे, और अब जब कानपुर में इस तरह की हिंसक झड़प हुई है, पथरावबाजी हुई है, तो कैसे रोका जाएगा गैंगस्टर एक्ट के तहत, ये देखना होगा। और पीएम आज अपने कानपुर के दौरे पर परिवारवाद पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। साथियों, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी बात का गलत अर्थ न निकालें। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। देश के युवाओं को राजनीति में आने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। खैर, तो एक तरफ जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में मौजूद थे, भारी सुरक्षा थी, लेकिन इस सबके बीच किस तरह से कानपुर में पत्थरबाजी हुई है, दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, उसके बाद क्या किसने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है, हटो यार, थोड़ा बस काम स्थिति कंट्रोल में है। मैडम एक मिनट,
अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे है। करो, नीचे करो भाई। बीच में कुछ नीचे करो पत्थरबाजी भैया, अपनी- हुई और नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी हैं और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। कुछ लोग नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विद इन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान सामान्य, अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है। उधर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों पर हो रहे हमलों से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। टारगेट किलिंग से लगातार बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उधर मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने श्रेष्ठ नाम की योजना लॉन्च की है। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की तरफ से छात्रों के लिए श्रेष्ठ नाम की एक नई स्कीम आज लॉन्च की गई है। क्या वो स्कीम है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी है। सर, जो श्रेष्ठ स्कीम छात्रों के लिए शुरू की गई है, किस तरीके के फायदे छात्रों को मिलेंगे और जो 8 साल मोदी सरकार के हो रहे हैं उस पर क्या कहें? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 8 वर्षों में हर मंत्रालय ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियों का पीछे जो सोच रहा है हमारे समाज का, जो लाभ वंचित समूह है, उस लाभ वंचित समूह को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से किस तरह से उनको बराबरी के स्तर पर लाना, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस दृष्टि से काफ़ी काम किए हैं और आज अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए श्रेष्ठ योजना के माध्यम से एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित जो छात्र चयनित होकर आएंगे, उन छात्रों को श्रेष्ठ स्कीम के माध्यम से वो पढ़ाई निजी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उन प्रतिष्ठा प्राप्त आवासीय विद्यालयों में जहाँ एक उनके रहने की, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी विद्यालय के शुल्क, सारी चीज़ें वो सरकार देगी। सर, कश्मीर में हालात लगातार तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। जो टारगेट किलिंग है उसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सरकार कितनी चिंतित है और जो दहशतगर्द वहां पर दहशत फैलाना चाहते हैं, जो खासकर कश्मीरी पंडित है उनको वहां से पलायन कराना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? देखिए, सरकार पूरी तरह से, पूरा देश एक देश है, कश्मीर से केरल तक, और देशवासियों को कहीं पर भी रहने का अधिकार है। सरकार वहाँ पर रहने वाले लोगों की चिंता के लिए पूरी तरह से सजग है और सरकार के ही द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसमें धारा 370 और 35 को समाप्त किया गया, उसके बाद से लोगों के मन में एक विश्वास का भाव आया। तो वो जो शक्तियाँ पहले राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहती थी, उनमें बड़ी मात्रा में उस पर नियंत्रण लगाया गया और बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई और बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी कम भी हुए। अब इस तरह की घटनाओं को आगे बढ़ाकर वो देश को कमज़ोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे, क्योंकि इन समाज के द्वारा, देश के द्वारा प्रारंभ किए गए निर्णयों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पहल प्रारंभ की गई हैं, कश्मीर में रहने वाले लोगों को विश्वास है कि उसमें पूरी तरह से उनको संरक्षा प्रदान करने का
और एक देश श्रेष्ठ भारत का भाव को पूरा करने का काम अगर कोई कर सकता है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ईडी ने राहुल गांधी को आज फिर समन भेजा है और कांग्रेस इस पर बौखलाई हुई है सर, कुछ कहेंगे? तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, जो ये कहते हुए कि कश्मीर में जो ऑनर किलिंग हो रही है वो सिर्फ दहशत गर्द फैलाने वाले आतंकियों की घबराहट है, और यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया जा रहा है कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की को लेकर कि सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, नोएडा। मोदी और कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर शिवसेना सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात जरूर कही है, लेकिन कश्मीर की हालत बहुत ही गंभीर है। मैंने कल देखा कि गृह मंत्री जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन आज फिर वही हालत पैदा हुए जो 1990 में हुए थे। आपने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की थी और उसके ऊपर आपने वोट भी बटोरे थे पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीर की जनता, मैं सभी जनता की बात करता हूँ, हालत में कोई सुधार नहीं है। आज भी 2 लोगों की हत्या हो गई, 2 मजदूर थे, और चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। लोगों का स्थलांतर और पलायन जारी है। अगर ये किसी और पार्टी के राज में होता तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में एक बवाल वो लोग पैदा कर लेते। लेकिन गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, जम्मू कश्मीर में आपका शासन है, फिर भी हमारे पंडित, हमारे भाई वहाँ एक तो जान गंवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं या भाग रहे हैं। यह हालत ठीक नहीं है। आघाड़ी के नेता देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए। देखिए, राज्यसभा चुनाव जिस प्रकार का माहौल महाराष्ट्र में बना है, तो ज़्यादा सीट 26 सीट के लिए पूरा जो माहौल, एक तो पहले से राज्य का माहौल बिगड़ा है राजनीति। अभी चुनाव के जब चुनाव नजदीक आ रहा है इस प्रकार का। वहीं अपने बयानों के जरिए हमेशा सरकार को घेरने वाले अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से कश्मीर में पुरानी स्थिति वापस लौट रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खैमेजा भुगतना पड़ा। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्ट्रल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिया। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। सरकार और अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ इंडिविजुअल लोग, कुछ संस्थाएं उन आक्रमणकारियों की गुनाहों की गठरी की हिफाजत में लगे हुए हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, और उनको जो है वो महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं। उन गुनाहों के जिम्मेदार न तो हिंदुस्तान है, न हिंदुस्तान का कोई वर्ग है। वो एक विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने वो गुनाह किया, और उस गुनाह को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उन गुनाहों के निशानों को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी सर, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, इसलिए हम इसे अपने अच्छा, इन लोगों का सेकुलरिज्म भी जो है वो कमाल का हो गया है।
कहेंगे जी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ही सेकुलरिज्म की गारंटी है। अब उन देशों में पीड़ित, प्रताड़ित, उनके धार्मिक अधिकारों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती धर्मांतरण किए जा रहे हैं, कत्लेआम किए जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, वहाँ के अल्पसंख्यकों की अगर सुरक्षा हो रही है तो आप कहते हैं सेकुलरिज्म खतरे में हो जाता है। तो ये जो सेकुलरिज्म के मुद्दे पर इनका ये जो सेकुलर सिंडिकेट का दोहरा चरित्र है वो। और मूसेवाला की मौत पर चौतरफा गिरी पंजाब सरकार का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बचाव किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरा मानना है कि जो भी घटना हुई है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी और उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसके पहले 2 इंसिडेंट्स हुए थे, पटियाला का हुआ था, एक वो बॉम्ब ब्लास्ट, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट था, और जैसे ही हुए थे 24 से 48 घंटे के बीच में उसको सॉल्व कर लिया गया था। तो मैं समझता हूं कि अभी नई सरकार है, नई सरकार पूरा प्रयास कर रही है, विपक्षी पार्टियों को भी और सब लोगों को मिलकर अपने को पंजाब को आगे बढ़ाना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, और चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जीत मिली है। 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक ये जीत मानी जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,141 वोट मिले तो वहीं सीएम धामी को 54,121 वोट मिले हैं। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जो परिणाम आए हैं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इस चुनाव को मैं लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखता हूं। वोटिंग के दौरान हमारे कई बूथों पर कांग्रेस के अभिकर्ताओं को जाने नहीं दिया गया। साथ ही 2 घंटे तक कई जगहों पर बिजली बंद कर दी गई और सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए। एक तरफा वोटिंग कराई गई और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसकी जांच की मांग करेंगे, इसकी रिटायर्ड जज से जांच कराई जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस तरह की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव था। हरीश रावत ने कहा कि हमने अपनी लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन को लेकर अगर होता तो सरकारी मशीनरी का इस तरह दुरुपयोग नहीं होता। उन्होंने भी इस चुनाव के रिजल्ट को स्वीकारते हुए कहा कि इसके लिए कांग्रेस को ही चिंतन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता को भी सोचना चाहिए। देखिए, जो परिणाम आया है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव चला वो चिंता का विषय है और लोकतंत्र की हत्या के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जिस तरीके से 2 घंटे बिजली बंद करी गई और सीसी कैमरे जो टीवी थे वो बंद हो गए और उसमें पोलिंग कराई गई, उसकी जांच की मांग कांग्रेस करेगी और हम चाहते हैं कि उसकी एक रिटायर्ड जज से जांच हो कि जो 2 घंटे पोलिंग के टाइम में बिजली गुल करके सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए, उससे पहले सुबह ही निर्मला गहतोड़ी जी ने आशंका जताई थी जब 50% से ज़्यादा बूथों पे एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया, उनको वहाँ से डरा धमका के भगाया गया। शुरुआत से ही जिस तरीके से बनबसा के 2 ऑफिसों को 12 घंटे के अंदर बंद करा गया, जिस तरीके से वहाँ जो कारोबारी लोग हैं उनको डराया गया था, और जो मेरे नेता हरीश रावत जी ने कहा वो बात बिल्कुल सातों सत्य है कि वोट अर्जित करने के लिए जो प्रयास बीजेपी ने किए हैं लोकतंत्र की हत्या से लेकर सारे कुछ, वो इस चुनाव परिणाम के आने के लिए जिम्मेदार हैं। चुनाव प्रचार अवधि खत्म होने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर वोटों की अपील की और चुनाव कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय भारत के आवाम के लिए है कि अगर यही परिपाटी चली डराने धमकाने की, विपक्षी दलों के ऑफिस बंद कराने की, कारोबारियों को डराने की,
बूथ कैप्चरिंग की, तो आखिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा, ये सोचनीय विषय है। ये एक थोपा गया चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया। ये लोकतंत्र के हित में होता और इस राज्य में लोकतंत्र की हित में होता कि बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता। हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।